ये अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। जो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं उन्हें कहो मैं मरा नहीं। कि ये अगर आपके पास है, ये नहीं कि पैसा अच्छा नहीं लगता है, लगता है, लेकिन किस शर्त पे कि ये हासिल करने में पहले कि क्या होगा, बदनामी होगी, अपनी बदनामी होगी, अपने पुरखों की बदनामी होगी। जो लोग ये सोचेंगे वो थोड़ा परहेज करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बारे में सुनते हैं, क्योंकि हम लोग तो उनके सामने नहीं बोलते थे, उनके दूसरे जो आसपास के लोग हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बारे में सुनते हैं कि तुम पॉलिटिक्स करना चाहते हो, तुम चाहो तो करो, तुम कर लोगे। ज़मीनें थी। घर नहीं बताया आपने गांव के बारे में? गांव हम लोग का 2 है यहाँ, ऐसे आप कह सकते हैं 3 गांव है। ज़मींदारी का गांव मुजफ्फरपुर का बिशनपुर गांव, वहीं ज़मींदारी थी, 56 में ज़मींदारी ख़त्म हुई जी। लेकिन खजौली ब्लॉक का जो सुक्की गांव है, ये आबाई वतन है हम लोगों का। मेरा ताल्लुक़ एक सियासी घराने से रहा है। तालीम मैंने MBBS की पाई, लेकिन उसके बाद जो ख़ानदानी पस मंज़र था उसकी वजह कर मैं सियासत की तरफ पहले भी राग़िब था, ऑफिशियली भी उसके बाद राग़िब हुआ। उसमें बदकिस्मती ये हुई कि मेरे वालिद का इंतकाल थोड़ी कम उम्री में हो गया। मेरे दादा मरहूम मोहम्मद गफ़ूर 1937 में कांग्रेस के MLA हुए थे, लेकिन उसके पहले भी वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे। बिहार के या हिंदुस्तान के जितने बड़े लीडर हुए हैं वो 1937 के पहले के जो हुए, वो पहले ज़िला परिषद के मेंबर होते थे। उस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही सबसे बड़ा इलेक्शन होता था। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है करवीर का एपिसोड नंबर 16 और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कदावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद साहब। दर्शकों, आपको बता दें, डॉक्टर शकील अहमद साहब मिथिलांचल के वो लाल हैं जो बरसों से सियासत में होने के बाद भी अगर उनके बारे में बात की जाए तो उनके छवि के ऊपर कोई भी दाग नहीं है। हो भी क्यों, जिनके आबाओ अजदाद ने हिंदुस्तान की आज़ादी, गुलामी से लेकर आज़ादी तक देश को मजबूत करने का काम किया है। बहरकैफ हम जानेंगे उनसे बहुत सारी बातें, और आप गौर से सुने। हो सकता है कि आपके लिए, आपके आने वाली नस्लों के लिए इनकी बातें मशअले राह हो। सर, स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले आपका परिचय पूछने में तो मुझे खुद भी अजब सा लग रहा है, इसलिए कि कौन आपको नहीं जानता है। हम चाहेंगे कि आप अपने सियासी ज़िंदगी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा ताल्लुक़ एक सियासी घराने से रहा है। तालीम मैंने MBBS की पाई, लेकिन उसके बाद जो ख़ानदानी पस मंज़र था उसकी वजह कर मैं सियासत की तरफ पहले भी राग़िब था, ऑफिशियली भी उसके बाद राग़िब हुआ। उसमें बदकिस्मती ये हुई कि मेरे वालिद का इंतकाल थोड़ी कम उम्री में हो गया। कुल 57 साल की उम्र में वो चले गए। मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक़ एक सियासी घराने से है। मेरे दादा मरहूम मोहम्मद गफ़ूर 1937 में कांग्रेस के MLA हुए थे, लेकिन उसके पहले भी वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे। बिहार के या हिंदुस्तान के जितने बड़े लीडर हुए हैं वो 1937 के पहले के जो हुए, वो पहले ज़िला परिषद के मेंबर होते थे। उस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही सबसे बड़ा इलेक्शन होता था। 1937 में पहला इलेक्शन हुआ, उसी में मेरे दादा मरहूम मोहम्मद गफ़ूर वो MLA बने कांग्रेस के। और उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने जो वोटर्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ था कि मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम वोटर ही वोट करेंगे और गैर मुस्लिम को गैर मुस्लिम करेंगे। तो मुसलमानों के लिए बिहार में 40 सीटें रिजर्व थी, जब बिहार झारखंड एक था। तो मुस्लिम लीग का बरादार दौरा था। मेरे दादा सिर्फ मुस्लिम वोटों से एक मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को हरा के कांग्रेस के MLA हुए थे 1937 में। आपकी जानकारी और आपके जो सामाईन हैं, जो दर्शक हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 40 सीटों में कुल 5 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी, और वो भी 4 लोग।
डॉक्टर सैयद महमूद साहब बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के, वो 2 जगह से जीते थे। फिर एक अब्दुल बारी साहब थे जो बाद में कांग्रेस के सदर हुए, जिनका बाद में बहुत ही अफसोसनाक हालत में कत्ल हुआ। इंटक के चेयरमैन थे। बारी पथ जो पटना में आप देखते हैं वो उन्हीं के नाम पर एक वो थे, तो वो 2 लोग हो गए 3 सीटों से। एक सैदुल हक साहब थे जाले से, वो, और चौथे यानी 5वीं सीट से मेरे दादा मरहूम मोहम्मद गफूर। नॉर्थ वेस्ट दरभंगा कहलाता था उस ज़माने में। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, ये तीनों मिला के एक ज़िला हुआ करता था दरभंगा। उनकी मौत कम उम्र में हो गई, 1946 में, 48 में वो ख़त्म हुए। और उसके 4 साल के बाद पहला इलेक्शन हुआ 1952 का, तो उसमें मेरे वालिद एमएलए हुए 29 साल की उम्र में। 28 साल की उम्र में वो एमएलए हो गए थे, 29 साल की उम्र में तो मैं हुआ। फिर वो 5 बार एमएलए रहे, बिहार में असेंबली के 2 बार डिप्टी स्पीकर रहे। और चीफ विप आज की तारीख में जो पार्टी का चीफ विप होता है, वो लीडर जो होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं या जो CLP लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर होते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं। लेकिन उस ज़माने में इलेक्शन से हुआ करता था चीफ विप, और मेरे वालिद कांग्रेस के MLAs ही वोट करते थे। जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे एक तरह से चीफ मिनिस्टर के, उनको हरा के चीफ विप बने थे बिहार लेजिस्लेटिव पार्टी का। मेरे पास आज भी वो अखबार है, वो अखबार पढ़ रहे हैं, वो पहले सफ़े पे खबर है कि एस अहमद शकूर अहमद इलेक्टेड चीफ विप ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी। फिर मेरे वालिद की वफ़ात भी थोड़ी कम उम्री में हो गई। मेरे दादा 48 साल की उम्र में ख़त्म हुए, मेरे वालिद 57 साल की उम्र में ख़त्म हुए। तो सियासत का शौक़ घर में वही माहौल था, देखते देखते शौक़ था। लेकिन मेरे वालिद का बड़ा रोब दाब था हम लोगों पर, तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको कहें कि हम सियासत करना चाहते हैं। हाँ, तो उनके जो आसपास के लोग हैं उनसे कहा करते थे कि शौक़ है सियासत का। लेकिन वालिद ऐसे लोगों से बात करते हुए मना करते थे, कहते थे कि मेरे बच्चे अगर मेरी बात मानेंगे तो कभी सियासत ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका कहना था कि हमको इतनी ज़मीन मिली, बहुत ज़मीनें थी। घर नहीं बताया आपने, गांव के बारे में? गांव हम लोग का 2 है यहाँ, ऐसे आप कह सकते हैं 3 गांव है। ज़मींदारी का गांव मुजफ्फरपुर का बिशनपुर गांव, वहीं ज़मींदारी थी, 56 में ज़मींदारी ख़त्म हुई। लेकिन खजौली ब्लॉक का जो सुक्की गांव है, ये आबाई वतन है हम लोगों का, और वहीं से सब कुछ बना है। मेरे दादा भी MLA वहीं से, पहली बार 3 बार मेरे वालिद भी खजौली से ही वो MLA। तो जाहिर है, और एक घर हमारा और भी है, बिशनपुर हो गया, सुक्की हो गया, खजौली में, और लाकी में एक घर है उमगांव। तो उमगांव वाला जो मेरा घर है, वो एक मिस्टर अलेक्जेंडर था, नील की खेती किया करते थे, 2 भाई बहन थे। तो जब वो 80 साल के हो गए तो उनको हुआ कि अब हम नहीं बचेंगे, तो वापस वो इंग्लैंड चले गए। तो जाने के पहले उन्होंने जायदादें बेची। तो मेरे दादा ने एक साहब और के साथ मिलके वो जायदाद खरीदी, गांव की जो प्रॉपर्टी है। और फिर मेरे वालिद के भाइयों में जो बंटवारा हुआ, तो सब लोग सुक्की में रह गए, और मेरे वालिद ने कहा कि मुझको वो अंग्रेज़ वाली जायदाद जो है वो हरलाखी गाँव की वो दे दीजिए। तो हम लोग, वालिद ने को वो हिस्सा मिल गया। तो इसलिए आप वहाँ जाइएगा गाँव में, तो किसी को हम लोगों का नाम कहने की ज़रूरत नहीं है कि शकील साहब के यहाँ जाना है, या वालिद मेरे थे शकूर साहब के यहाँ जाना है। किसी को गांव में कहिएगा कि कोठी पर जाना है, तो वो आपको मेरे घर पहुंचा देगा। जिसकी वजह यही थी कि वो अंग्रेज़ की कोठी थी, उसी नाम से जाने जाते थे। अब तो जब मैं मिनिस्टर बना कम्युनिकेशन और IT में, तो मैंने ऑफिशियली पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वो उमगांव कोठी है। तो वो थे, तो मैं वालिद के जो आसपास के लोग थे उससे कहता था कि चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो वालिद कहते थे कि हमारे बच्चे अगर हमारी बात मानेंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए सियासत में नहीं आएंगे, इसलिए कि हमको तो इतनी ज़मीन थी, हमने सब बेच लिया, इनको 5 भाई में क्या मिलेगा बट के। तो ये जो आजकल सियासत में गड़बड़ी होती है, वो गड़बड़ी करेंगे, और फिर अपना भी नाम बदनाम करेंगे और हमारा भी नाम बदनाम करेंगे। पता नहीं अल्लाह को यही मंजूर था। ये बात है अप्रैल 81 की।
मैं मेडिकल पास करके MBBS कर चुके थे? MBBS करके मैं हाउस जॉब कर रहा था। स्टीमर चलती थी पटना और पलेजा घाट के बीच में। तो कुछ वक्त से पहले मैं तैयार हो गया था, तो मेरे वालिद ने देखा मुझको, वहीं थे, थोड़ी तबीयत उनकी अच्छी नहीं रहने लगी थी। तो उन्होंने कहा कि बैठो बैठो, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तो मैंने कहा कि हाउस जॉब ख़त्म करूँगा और मुल्क के बाहर चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो पूरा जुमला कहा वो मेरी ज़िंदगी का एक तरह से बहुत बड़ा ये है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बारे में सुनते हैं, क्योंकि हम लोग तो उनके सामने नहीं बोलते थे, उनके दूसरे जो आसपास के लोग थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बारे में सुनते हैं कि तुम पॉलिटिक्स करना चाहते हो, तुम चाहो तो करो, तुम कर लोगे। ये मेरे लिए एक बहुत ही चाहो तो करो, कर लोगे। तुम चाहो तो करो, तुम कर लोगे। ये मेरे लिए एक बड़ा सूदिंग इफेक्ट था कि एक इंसान जो वालिद भी हैं, हमदर्द भी हैं, जिन्होंने सियासत को देखा है, ख़ानदानी तौर पे देखा है, उनके वालिद भी थे, वो भी थे, और वो हमेशा से इस बात के थे कि हम लोगों को नहीं सियासत करनी चाहिए। लेकिन ये सब सोच समझ के बाद करने के बाद, मुझको ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि अगर तुम चाहो तो करो, तुम कर लोगे। तो ये एक बड़ा हमारे लिए एक बड़ा बहुत बड़ा जुमला था और एक तरह से सैंक्शन था घर की तरफ से और वालिद की तरफ से। और बदकिस्मती से उसके 2 महीने के बाद, उसके बाद फिर मेरी मुलाकात उनसे एक फादर से हुई। एक शादी हमारे घर में, बड़े भाई की शादी थी, उसमें 2 दिन के लिए वो आए थे और अप्रैल में ये बात कही उन्होंने। और 13 जुलाई, ये अप्रैल 1981 की बात है, और 2 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। इस मसले पर न उसके पहले कभी बात हुई थी, न उसके बाद कभी बात। किस साल मतलब तारीख? ये अप्रैल 1981 में उन्होंने हमको कहा था। मैं हाउस जॉब कर रहा था मेडिकल पास करने के बाद। हम लोग के ज़माने में 2 साल का, 80 में मैंने पास किया, और 2 साल का हाउस जॉब होता था। और अप्रैल में उन्होंने मुझको कहा, और जुलाई में वो ईयर नहीं बताया आपने? 1981 में ख़त्म हो गया। दादा की पैदाइश हमारी 1901 की थी। 1948 में, अभी भी मेरे पास आप कभी कहिएगा तो दे दूंगा, उनकी जो ऑब्ituary है, उनके जो शोक प्रस्ताव है जिसको कहते हैं बिहार असेंबली का, वो मई 1948 का है। और मज़ेदार बात है कि एक ज़माना कैसे बदलता भी है और नहीं भी बदलता है। अभी किसी साहब ने रिसर्च कर रहे हैं, उमर अशरफ, बहुत ही लॉस्ट मुस्लिम हेरिटेज ऑफ बिहार पर वो रिसर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे दादा का 17 सितंबर 1937 का एक सवाल भेजा, जो मेरे दादा ने बिहार असेंबली में किया था। उस वक्त तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एक ही ज़िला था। तो उन्होंने दरभंगा ज़िले के बारे में पूछा था कि ये जो दरभंगा ज़िला में हर साल बाढ़, सैलाब का सिलसिला रहता है, सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है। अब सवाल ये है कि 85 साल उस सवाल को हो गया, ये 86वां साल है, लेकिन अभी तक उस मसले का हल नहीं निकला है। तो उसके बाद 85 में मुझको, 81 में वालिद ख़त्म हुए, 85 में मुझको टिकट मिल गया। ये तो कहा जा सकता है कि आपके की जो सियासत है ये वालिद का की तरफ से दिया गया विरासत है? बिल्कुल ख़ानदानी, मैंने कहा कि ये ख़ानदानी विरासत है। वालिद को दादा से मिला और मुझको वालिद से मिला। लेकिन एक बात जो उसमें है, मैंने बताया कि वालिद ने हम लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ाने की बात की सियासत में। मेरे दादा 1948 में ख़त्म हुए, मेरे वालिद MLA बने 1952 में, यानी उनकी मौत के 4 साल के बाद। मेरे वालिद 1981 में ख़त्म हुए, मैं बना 1985 में, उनके 4 साल के बाद। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि किसी ने बढ़ाया और किसी ने आगे करके, दूसरे का ये करके। उन्होंने अच्छा काम किया था ज़िंदगी में, इसलिए आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपके आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। सर, एक बात यहाँ जानना चाहेंगे, जैसे अभी बताया कि 4 साल दादा के बाद पापा, पापा के 4 साल के बाद बेटा, तो मतलब कि आप जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले 16 अप्रैल को 2023 को आपने अचानक कहा कि हम MP MLA के चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे जो साहबजादे हैं, मतलब आपके जो बेटे हैं, वो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, सियासत में नहीं आना चाहते हैं, तो क्या ऐसा क्यों? देखिए, इंसान फ्री है। मैं आना चाहता था, मैं वालिद के अगल बगल के लोगों से कहता था कि मैं आना चाहता हूँ। यहाँ उल्टा ही हो गया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ किया। मैं चाहता था ईमानदारी से
कि उसके परदादा थे, दादा थे, वालिद थे, कि कोई, मेरे 3 बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं बदकिस्मती से, तो तीनों में से कोई एक बेटा आए, मगर उनकी दिलचस्पी नहीं है और मेरी दिलचस्पी थी इसलिए मैं आया। उनकी बिल्कुल दिलचस्पी आज की तारीख तक वो बिल्कुल तैयार नहीं है। उनके अपने वजूहात हैं, सब माशाल्लाह अच्छे हैं, सेटल हैं, लेकिन वो सियासत में आना नहीं चाहते हैं। मैंने इसीलिए अपने ख़त में जो खरगे साहब को लिखा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसमें लिखा कि मैं चाहता था कि मेरे बेटों में से कोई एक आए, लेकिन वो तैयार नहीं है। मुस्तक़बिल के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता कि मुस्तक़बिल में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन आज की तारीख में उनसे कोई आने को तैयार नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं कर सकता। सर, एक जो बहुत बड़ा सवाल है, सियासत की बात अगर की जाए तो सियासत एक ऐसा दंगल बन गया है कि जहां जाने के बाद हर अक्सर बेशतर ये कह सकते हैं 95% का दामन दागदार हो जाता है। डॉक्टर शकील अहमद साहब कि इस पाक छवि के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें अल्लाह की मेहरबानी है कि लोग अच्छे नाम से याद करते हैं, लेकिन आपका जो घराना है, कहा कि मेरे वालिद, मिसाल मैं दूं कि सोच क्या होती है। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि मेरे बच्चे अगर मेरी बात माने तो सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो इतनी ज़मीन थी, हमने हर इलेक्शन में ज़मीन बिक जाती थी, तो हमने तो ज़मीन बेच ली सब, अब इनको नहीं मिलेगा तो ये मेरा नाम भी बदनाम करेंगे और अपना नाम भी बदनाम करेंगे। तो जाहिर है इस बदनामी की वजह कर ये कि लोग क्या कहेंगे, समाज में इज्जत। देखिए, सियासत में पैसा कमाने तो हम डॉक्टर थे, बाहर चले जाते हैं, पैसा कमाने के लिए तो बहुत है। अभी भी आपको लोग मिलेंगे जो पैसे के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो पैसा कमाना कोई नहीं चाहता, कोई ऐसा कुछ थोड़े है कि लोग नहीं चाहते हैं कि हमको नहीं हो, लेकिन किन शर्तों पे आप पैसा चाहते हैं? अपना ख़ानदानी वक़ार, ख़ानदानी नाम, अपना नाम, आने वाली नस्लों को कोई शर्मिंदगी नहीं हो, ये जो सोचेगा वो चाहेगा कि उसको लोग अच्छे नाम से याद करें। अल्लाह की मेहरबानी है, लोगों की मोहब्बत है कि अच्छे नाम से याद करते हैं। सर, डॉक्टर शकील साहब लंबी सियासत किए, कई बार MLA रहे, कई बार मंत्री रहे, अभी अचानक जो फैसला लिया आपने, इस फैसले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भले ही आप कहेंगे कि ऐसी मैं सियासत में हूँ ही, लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो कांग्रेसी हैं, रात भी कहीं जिक्र चल रहा था, अभी भी उन लोगों के दिल में यह बात उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि डॉक्टर साहब का ये लिया गया ये फैसला किस हद तक सही है। देखिए, हर आदमी कोई काम करता है तो अपने नज़रिए से करता है। आप यकीन करें कि मैंने फ़ैसला लिया, मैंने किसी को नहीं बताया था। कुल 3 लोग इस बात को जानते थे। मैंने, इसलिए कि मैंने ख़त लिखा अपने प्रेसिडेंट को कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। मेरे पिए हैं संकेत, जो मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने टाइपिस्ट के टाइप करवाया, इसलिए वो जानते थे। और अंग्रेज़ी में चूँकि वो ख़त था, तो मैं और मेरे बेटे ने मिल के उस पर डिस्कस किया। एक बेटा मेरा दिल्ली में साथ है मेरे, तो हम तीनों के अलावा कोई नहीं जानता है। और आप शाहिद हैं उसके नाम से भी और इससे भी कि मैंने आपसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करवाया, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। मैंने कहा NGO की बात है, तो अब NGO की बात मैंने कही इसलिए कि अगर अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो NGO तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको भी नहीं बताया। और शायद ज़िंदगी में किसी को ये बात लीक नहीं हो, मैंने पहली बार और शायद आखिरी बार अपने दस्तखत से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, आपको भेजा कि आप भेज दीजिए कि मैं फ़लाँ तारीख़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करूँगा। तो मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि कुछ लोग हैं, अभी भी मैं जा रहा हूँ, आज शाम में रघौली गांव है, उसमें कामेश्वर ठाकुर जी प्रमुख हुआ करते थे, उनके लड़के हैं गोपाल, खुद भी मुखिया थे। मेरे इस अनाउंसमेंट के बाद फ़ोन करके लगे रोने के लिए, तो मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं आज जा रहा हूँ तो मैं जाऊँगा उनके यहाँ घर पे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इमोशनली अटैच्ड हैं हमसे, सेंटिमेंटली अटैच्ड हैं। तो जब मैंने ये अनाउंस किया तो उनमें से बहुत वो मिला, उस दिन भी रो रहे थे। हम जानते हैं कि यहाँ भी लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं कि क्यों किया और ये किया। शब्बीर साहब हमारे बहुत हैं, एक दिन पहले से उनको किसी तरह कुछ सुनगान हो गया। उन्होंने मैसेज पे, वो रिकॉर्डेड मैसेज जो मुझको भेजा है, उन्होंने बुरी तरह ये कर रहे हैं कि नहीं कीजिए ये, लेकिन मैंने ये कर लिया था। आप यकीन कीजिए कि जिस दिन से अनाउंसमेंट मैंने किया है, मुझको और तक़वियत मिलती जा रही है कि जो मैंने किया वो अपनी नज़र से ठीक किया। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को पता चले कि आपके अंदर पापा की क्वालिटी है, दादा की क्वालिटी है, आपके दादा की या पापा की? देखिए, ये तो साइंटिफिकली है कि जीन्स में सबका होता है असर, तो जाहिर है जो सादगी आपके अंदर है, जो सादगी है, जो ईमानदारी है, मैंने कहा कि आपके दामन दागदार नहीं है। नहीं, ये लोगों को देखने का नज़रिया, अल्लाह की मेहरबानी है, लोग अच्छे नाम से याद करते हैं। और कोशिश हमेशा रही पूरी सियासत में
कि थोड़ा नुकसान भी हो जाए लेकिन दाग नहीं लगे कोई। और कहा कि ख़ानदान में इसका था, इसलिए ना वालिद ने कहा कि अगर करेगा सियासत तो खुद भी बदनाम होगा और हमारा भी नाम ख़राब करेगा। तो ये दिमाग में था कि जो अजदाद का नाम है वो ख़राब नहीं हो। नुकसान की बात आपने किया तो आप कई बार मंत्री रहे, मंत्री बनाया, एमएलए रहे, आप चाहते तो दौलत का अंबार होता आपके पास, हिंदुस्तान क्या दुनिया के कई कोने में अलग अलग जगह पे मकानात होते, लेकिन ऐसा भी नहीं किया आपने, इसलिए कि आपको जो छवि है, आपका ख़ानदानी छवि था जो विरासत में मिली थी, उसे बचाना था। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके अभी इस ऐलान के बाद मधुबनी जिला की बात करें या फिर तो यहाँ का जो कांग्रेस पार्टी आपकी है, भले ही देखा है कि आपने कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में भी शिरकत किया है, आप चले भी हैं, मार्केट भी चल करके आपने देखा है कि रैली में भी आप शामिल हुए हैं। जो नौजवान हैं, कई नौजवान हैं मधुबनी शहर में, मधुबनी जिला में, जो कांग्रेस का ये कह सकते हैं पार्टी के मजबूती के लिए मेहनत किया है, ऐसे में क्या नज़रिया है, क्या कहना है उन नौजवानों के लिए आप? देखिए, किसी की वजह से वक्त नहीं रुकता है। आप सियासत में हैं, आगे बढ़िए, और कोई बड़ी बात ये नहीं है कि आप एक ही दिन में मुल्क पर कब्जा कर लीजिए। मेरे वालिद, मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद चूँकि ये तीनों दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एक ज़िला था, तो मेरे दादा डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर थे, उनको ज़िले में सब जानता था। मेरे वालिद 5 बार एमएलए हुए, डिप्टी स्पीकर रहे। एक बार तो इंदिरा जी ने उनको कह दिया कि 4 दिन के बाद आपका चीफ मिनिस्टर में ओथ होगा। 2 बार हो गया कि ओथ होगा, एक बार तो इंदिरा जी ने कह ही दिया कि आपका ओथ होगा, लेकिन इत्तेफाक से नहीं हो सका। उनको पूरे सूबे में रिकॉग्निशन मिल गया। मैं एमपी रहा, एमएलए रहा, नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा, 12 साल मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन रहा, तो मुझको नेशनल रिकॉग्निशन मिल गया। तो जाहिर है कि लगातार सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। तो एक दिन में अगर कोई चाहेगा कि हम सीधे नेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। आपको सबसे जो बुनियादी काम है कि आपके आसपास जो लोग हैं, आप उनके दुख सुख में खड़े होइए, उनकी खिदमत कीजिए। आप अपने मोहल्ले में अपना नाम बना लीजिए तो अपने शहर में अपना नाम बनाइए, अपने शहर में अपना नाम बना लीजिए तो अपने ज़िले में अपना नाम, अपने सूबे में, मुल्क में, दुनिया में। लेकिन आप क्या हैं? मैं अक्सर कहता था लोगों से कि मैं क्या हूँ, ये पटना दिल्ली में क्या पता होगा, गाड़ी है, घोड़ा है, बड़ी गाड़ी है, ये है, वो है। मैं कैसा हूँ ये मेरे गांव जाके आप पता कीजिए। मेरे गांव में अगर मुझको अच्छे नाम से लोग याद करते हैं तब मैं अच्छा आदमी हूँ। लेकिन मेरे गांव में लोग मुझको गालियाँ दे रहे हैं और पटना दिल्ली जाके मैं अच्छा हो गया, ये सही आकलन नहीं है। इसलिए मैं सबों को कहता था कि मैं कैसा आदमी हूँ। और इत्तेफाक से मेरा जो दोनों गाँव है, खजौली वाला भी, सुक्की भी और उमगांव भी, इस दोनों में मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी के मुकाबले में काफ़ी कम है। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम किसी से पूछिएगा मेरे गांव में, ठीक है, किसी को इलेक्शन में कोई कहीं वोट देता हो, वो अलग मसला है। लेकिन इलेक्शन में वोट नहीं देने के बावजूद भी जब आप बैठिएगा, इलेक्शन तो साल में 5 साल पे एक दिन होता है कि कौन कैसा आदमी है, कौन क्या है, तो ये एक बड़ी बात है। आपको मैं बताता हूँ, मेरे वालिद ने, हमको लगता है 40-42 साल तो उनको ख़त्म हुए हो गया, उसके पहले लोगों से ज़मीन पे पैसा लिया था। और लोगों ने रजिस्ट्री, मैंने 2022-2021 में रजिस्ट्री की है। लोग जानते थे कि ये गड़बड़ नहीं होने वाला है, इसलिए मैं कहता था कि भाई रजिस्ट्री करा लो, आने वाली नस्ल में मेरे को 50 आदमी होगा कि 7 आदमी होगा। हाँ, लेकिन मैंने बुला के सबको कर दिया। लोग कहते हैं आपके यहाँ से कहाँ जाए, कौन गड़बड़ होगा। तो एक ये लोगों का ट्रस्ट था। तो ये बड़ी बात, यही विरासत है, यही आदमी की कामयाबी की ज़मानत है कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। और ज़मीन जायदाद का मामला खराब मामला, हमको लगता है कि 200 एकड़ ज़मीन थी जिसको रजिस्ट्री हमने किया है पिछले साल, ये साल, और मेरे वालिद उनसे बयाना ले गए थे 1981 में अपनी मौत के पहले। सर, बहुत वक्त ले लिया आपका। बस हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जो नौजवान, खासकर यंग ब्लड जो लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, सियासत में हैं, और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी के लिए देखते हैं कि शब रोज़ लगे रहते हैं, क्या पैगाम देंगे आपने? नहीं, बिल्कुल लगे रहें, अपने लोगों की ये करते रहें, पार्टी आइडियोलॉजी से लगे रहें। और मैं, आपको याद होगा, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा, लेकिन इस ऑफिस में आपने देखा होगा कि इस ऑफिस में मेरी मेन जो ये मेरा घर कह लीजिए, ऑफिस कह लीजिए, जो 2 तस्वीरें लगी थी, वो एक इंदिरा गांधी जी की लगी थी, एक राजीव गांधी जी की लगी। अपने हर तकरीर में मैं राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करता था कि उन्होंने
मेरे टिकट की आखिर तक कोशिश की। मैं ये भी कह रहा था कि मैं निर्दलीय जीत के भी कांग्रेस का ही एमपी रहूँगा, मैं कहीं दूसरी पार्टी में नहीं जाने वाला। तो एक अपनी आइडियोलॉजी से जुड़े रहिए और अपने आसपास के लोगों की खिदमत कीजिए। असल सबसे ज़रा ये है, आपने कहा दौलत ज़मीन में इत्तफाक है, पुरखे कर गए थे। ये जहाँ हम बैठे हुए हैं ये 1928 का क़बाला है जो मेरे दादा के वक्त में हुआ था। ये मदरसा अहमदिया जो मेरे परदादा ने मेरे दादा के नाम पे बनवाया था, ये 1905 का ये है। और इसमें जो मकान है ये दरभंगा में ज़मीन थी मेरी, वो मेरी नहीं, मैंने मेरे पुरखों की, तो उसको बेच के मैंने ज़मीन, तो ये 1928 का क़बाला है, लेकिन वो दरभंगा की ज़मीन बेच के 90-90 के आसपास मैंने ये मकान और दुकान बनवाया है। तो पुरखे कुछ कर गए थे, इसलिए बहुत कोई ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी लोग तो जो अरबपति हैं वो भी गड़बड़ी कर रहे हैं। तो एक जो तशफ़ी होती है, एक सेल्फ कंटेनमेंट अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये अगर आपके पास है, ये नहीं कि पैसा अच्छा नहीं लगता है, लगता है, लेकिन किस शर्त पे कि ये हासिल करने में पहले कि क्या होगा, बदनामी होगी, अपनी बदनामी होगी, अपने पुरखों की बदनामी होगी। जो लोग ये सोचेंगे वो थोड़ा परहेज़ करेंगे। और यकीनी ये बात सही है कि जो नौजवान हैं अभी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, एक आदमी कोई किनारे हुआ, दूसरा उसकी जगह आएगा, तीसरा उसकी जगह आएगा, लेकिन आपका मकसद होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए। ये बात नहीं है कि दूसरी पार्टियों के लोगों ने नहीं बुलाया और ऑफ़र नहीं किया, लेकिन एक जहन बना हुआ था, इसलिए नहीं गया। लोगों की मेहरबानी है, लोगों की मोहब्बत। सर, उर्दू से बड़ा लगाव रहा है आपका, हम चाहेंगे कि आप एक शेर सुनाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, शेर तो बहुत सुना सकता है। मैंने जो खरगे जी को चिट्ठी लिखी है, उसमें एक बहुत मशहूर नज़्म है साहिर की, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। उसी का 2 लाइन लिखा मैंने, पढ़ दीजिए। कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और मैं हमारे मिलने वाले भी थे, मुलाकाती भी थे, और मुशायरों में अक्सर मुलाकात होती थी। राहत इंदौरी साहब तो हमारे जो कांग्रेस के प्रोग्राम में मैं आया तो हमारे जो मोहब्बत करने वाले लोग थे वो नाराज़ थे, गुस्सा थे, जज्बाती हो रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार किया है ना, अभी तो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, बहुत चीज़ है सियासत में, आप जिताइए कांग्रेस को, पार्टी हमको बहुत देगी, बहुत ओहदा है जो वो मिल जाएगा। और उसी में मैंने राहत इंदौरी साहब के 4 मिसरे मैंने पढ़ा था, इरशाद कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। जो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं उन्हें कहो मैं मरा नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया सर। और आखिर में एक सवाल कीजिए, जो हम जिस प्रोग्राम में अभी आप बैठे हुए हैं, कर्मवीर है ये, इसमें ऐसे लोगों को हम शामिल करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मिसाल कर दिया, चाहे वो काश्तकार ही क्यों नहीं हो, किसान ही क्यों नहीं हो। कैसा लग रहा है सर ये? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है, इसको जारी रखना चाहिए। और ज़िंदगी में जिन्होंने कुछ किया है, अपने बलबूते किया है या ख़ानदानी वक़ार और उसको बरकरार रखा है, कुछ नई तालीम में नई चीज़ हासिल की है, कुछ टेक्नोलॉजी में नई चीज़ हासिल, में भी ख्वाहिश होगी कि हम भी ऐसा काम करें, कि हमारा भी ऐसा इंटरव्यू हो, हमको भी लोग अच्छे नाम से याद करें। ये एक बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। जो समाज में आपके लोग हैं, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो उसको लोगों को बताना चाहिए कि नई पीढ़ी के दिल में ये शौक़ जगे, और आप कर रहे हैं। इसलिए मैं हिंदुस्तानी मीडिया को, आपको, आपके पूरी आसिफ हिंदुस्तानी साहब और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम करना चाहिए और पता करना चाहिए कि किसने अपने इसमें आउट ऑफ द वे कुछ अच्छा बड़ा काम किया है, कि उससे लोग बड़ा काम करने के लिए जो उत्साहित होने का कहता है, शौक़ जागेगा उनमें, तो वो बड़ा काम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, सुना आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद को। मुझे आशा है, उम्मीद है कि इनकी जो आप बीती या फिर जितनी बातों इन्होंने बताई है आपको, हमें लग रहा है कि ये आपके आने वाली नई नस्लों के लिए मशाले राह बनेगी। देखती रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप
हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दे और लाइक कर दे।